नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टैंड टुडे। मैं हूं निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देश प्रदेश में। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित हो रही रीट भर्ती परीक्षा से जुड़ी खबर आई है। रीट प्रथम लेवल के लिए आवेदन करने वाले बीएड धारी छात्रों के लिए खुशखबरी है। उच्च न्यायालय ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को इसके लिए आदेश दिया है। ऐसे में अब बीएड धारी आवेदकों के आवेदन पत्र 19 फरवरी तक जमा किए जा सकेंगे। उच्च न्यायालय ने ये फैसला सुनीता व अन्य की याचिका पर सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश व जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया और इस मामले में राम प्रताप सैनी और धीरज पालिया ने पैरवी की है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित हो रही रीट के लिए रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुए हैं और अंतिम तिथि 4 फरवरी तक करीब 14 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया था। परीक्षा 25 अप्रैल को होगी। परिणाम के बाद तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 31,000 पदों पर भर्ती होगी। रीट का पात्रता आवश्यक है। वर्तमान में 3,19,067 अभ्यर्थियों के पास ही रीट की पात्रता है। इनमें से 64,828 अभ्यर्थियों की शिक्षक पात्रता रीट के ठीक पहले 10 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी। यानी कि बचे हुए रीट प्रमाण पत्रों की पात्रता 30 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। यानी कि 30 जुलाई के बाद प्रदेश में पहले से रीट की पात्रता रखने वाला एक भी अभ्यर्थी नहीं रहेगा। इस कारण सभी बीएसटीसी और बीएड डिग्रीधारियों के लिए शिक्षक बनने के लिए जरूरी है कि वे नए सिरे से रीट की पात्रता लें और इस कारण सभी ने आवेदन कर दिया है। पूर्व में 2 बार स्थगित हो चुकी कैबिनेट की बैठक अब 9 फरवरी को दोपहर 12 बजे होगी। इसमें अगले बजट सत्र में होने वाले विद्यार्थी कार्यों को लेकर चर्चा होगी, जिसमें खास तौर पर विधानसभा में रखे जाने वाले विधेयकों को लेकर विचार होगा। इससे पहले कैबिनेट की बैठक 2 बार मुख्यमंत्री की अस्वस्थता के चलते इन वक्त पर स्थगित कर दी गई थी। मुख्यमंत्री निवास पर 9 फरवरी को दोपहर 12 बजे होने वाली कैबिनेट की बैठक में विधानसभा के बजट सत्र में रखे जाने वाले बिजनेस का मुख्य एजेंडा रखा गया है। कैबिनेट में तय किया जाएगा कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ऐसे कानून जिनका पहले अध्यादेश जारी हो चुका है उन्हें एक्ट के रूप में विधानसभा में रखना है और साथ ही बजट में सरकार किस तरह से मौजूदा किसान आंदोलन की हालात को लेकर भी अनौपचारिक चर्चा कर सकती है। राज्य सरकार की ओर से पिछले विधानसभा के सत्र में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ 3 नए कृषि कानून पारित कर राज्यपाल को भेजे थे, लेकिन फिलहाल वे कानून राजभवन में ही लंबित है और इसे लेकर भी राज्य सरकार अब इस सत्र में एक संकल्प पत्र जारी करके वापस राज्यपाल को भिजवाने का निर्णय ले सकती है। उधर बजट सत्र के अलावा विभिन्न विभागों के विभागीय नियमों में संशोधन सहित 7 प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे। कैबिनेट में ग्राम सेवक के पद को ग्राम विकास अधिकारी के नाम से जाना जाने वाला प्रस्ताव भी रखा जाएगा। हालांकि पदनाम बदलने संबंधी आदेश पहले ही जारी हो चुके हैं, लेकिन विभागीय नियमों में संशोधन अब तक नहीं हुआ है। केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को राज्यसभा में नए कृषि कानूनों का बचाव करते हुए इन किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला करार दिया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि नए कानूनों को लेकर लोगों को बरगलाया जा रहा है और मौजूदा आंदोलन सिर्फ एक राज्य का मामला है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और नए कानूनों का मकसद किसानों की आय में वृद्धि करना है। तोमर ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को एक राज्य का मसला बताया और कहा कि नए कानूनों में ऐसे कोई प्रावधान नहीं है जिनसे किसानों की जमीन छिन जाने का खतरा हो। तोमर ने राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि विपक्षी नेता नए कानूनों को काला कानून बता रहे हैं, लेकिन वे ये नहीं बता रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी क्या है। कृषि मंत्री ने कहा कि वह पिछले 2 महीनों से किसान यूनियनों से सवाल कर रहे हैं कि वे बताएं कि कानून में काला क्या है। उन्होंने मौजूदा आंदोलन को एक राज्य का मसला करार दिया और कहा कि किसानों को बरगलाया जा रहा है। कांग्रेस ने फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह विवादों में घिरे 3 नए कृषि कानूनों को प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाए और उन्हें वापस ले। इसके साथ ही पार्टी ने 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा और लाल किले की घटना को किसानों के संघर्ष को बदनाम करने की साजिश करार दिया है और इसकी जांच उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश द्वारा कराए जाने की मांग की है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए सदन में कांग्रेस के उप नेता आनंद शर्मा ने कृषि कानूनों को लेकर बनी टकराव की स्थिति के लिए केंद्र सरकार की हठधर्मिता को जिम्मेदार ठहराया है। इतना ही नहीं, शर्मा ने उनकी संवैधानिक वैधता पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार आत्मचिंतन करे, इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइए, वापस करिए इन कानूनों को, सुनिए लोगों की बात को और ये होंगे वापस, ये देश देखेगा।
शर्मा ने कहा कि अब जब से किसानों का आंदोलन शुरू हुआ है वह 26 जनवरी से पहले तक शांतिपूर्ण था, लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन जो हिंसा हुई है और लाल किले की घटना हुई है उससे किसानों को बदनाम कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि 26 जनवरी की घटना की हम सभी ने निंदा की है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लाल किले की घटना से पूरा देश दुखी हुआ है। राष्ट्रपति के अभिभाषण को नीरस और सरकार का निराशाजनक प्रशंसा पत्र करार देते हुए इसमें विवादास्पद कृषि कारणों के उल्लेख को उन्होंने अनावश्यक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा है कि सरकार को इससे बचना चाहिए था। विवादास्पद कृषि कारणों को लेकर एक तरफ आंदोलन चल रहा है और दूसरी ओर अभिभाषण में उनकी तारीफ हो रही है। इससे बढ़कर दुख की बात नहीं हो सकती है। राजधानी दिल्ली के विभिन्न स्थलों पर चल रहे आंदोलन के इर्द गिर्द सुरक्षा घेरा बढ़ाए जाने को लेकर भी उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि संवैधानिक तौर पर आंदोलन में सरकार बाधाएं नहीं उत्पन्न कर सकती। उन्होंने ये भी कहा कि यह मौलिक अधिकार है। शर्मा ने कहा कि बैरियर हटाइए, जुल्म करना बंद करें, सम्मान करें किसानों का, आग्रह करता हूं प्रतिष्ठा का प्रश्न ना बनाइए। शर्मा ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज को सुनना सरकार का दायित्व है, लेकिन आज विरोध प्रदर्शन को यह सरकार अपराध करार देती है और उनकी आवाज को लाठी और डंडों से दबा रही है। शिवसेना ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर 3 कृषि कारणों के खिलाफ चल रहा आंदोलन सिर्फ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का नहीं बल्कि पूरे देश का आंदोलन है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार इस आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रच रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने यह कहते हुए भी सरकार पर निशाना साधा कि उससे सवाल पूछने या फिर उसकी आलोचना करने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया जाता है। शिवसेना सांसद संजय राउत के सदन में अपनी बात रखते हुए अर्नब गोस्वामी और कंगना रनौत को लेकर सरकार का कटाक्ष किया। राउत ने कहा कि देश प्रेमी कौन है? हमारे देश में अर्नब गोस्वामी, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में एक निरपराध व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। कंगना रनौत ये देश प्रेमी है, लेकिन अपने हक के लिए लड़ने वाला किसान देशद्रोही है। शिवसेना सांसद ने आगे अर्नब गोस्वामी की बात करते हुए कहा कि जिसने ऑफिशियल सीक्रेट कोड तोड़ते हुए बालाकोट स्ट्राइक के बारे में पहले ही बता दिया हो वो आपकी यानी केंद्र सरकार की चरण में है, उसको आपका प्रोटेक्शन है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, आप उसके ऊपर बात नहीं करते। फिल्म अभिनेता सलमान खान को आज हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। हाईकोर्ट ने उन्हें सेशन कोर्ट में वर्चुअली उपस्थिति होने की अनुमति प्रदान कर दी। वे अब वर्चुअली उपस्थित होने के बाद अपनी बेल ब्रांड भर सकेंगे। ऐसे में उन्हें कल जोधपुर नहीं आना पड़ेगा। वहीं कोर्ट में उपस्थित रहने की शर्त को असंवैधानिक घोषित करते हुए सलमान की मांग को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। काला हिरण शिकार प्रकरण में ट्रायल कोर्ट ने सलमान को दोषी करार दिया था और इस सजा के खिलाफ सलमान की अपील पर चल रही सुनवाई में वह कोर्ट में लगातार 17 बार हाजिरी माफी ले चुके हैं। सलमान को 6 फरवरी को सेशन कोर्ट में हाजिरी देनी थी और इस बीच सलमान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर वर्चुअली उपस्थिति देने की छूट मांगी। हाईकोर्ट में आज मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ ने दोनों पक्ष सुने। खंडपीठ ने वर्तमान प्रोटोकॉल और सलमान के यहाँ पर आने पर उसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर होने वाली दिक्कतों को लेकर सहमति जताई। इसके बाद खंडपीठ ने सलमान को वर्चुअली कोर्ट में उपस्थिति दर्ज कराने के साथ ही बेल ब्रांड भरने की अनुमति प्रदान की और इस तरह अब सलमान खान जोधपुर नहीं आएंगे। वहीं खंडपीठ ने सलमान से कहा कि मामले की सुनवाई निर्णय के दौरान उन्हें कोर्ट में उपस्थित रहना होगा। वहीं खंडपीठ ने सलमान की तरफ से बार बार कोर्ट में उपस्थित देने से बचने के लिए भी धारा 437A की वैधता पर ही सवाल या निशान लगाया, लेकिन हाईकोर्ट ने सलमान का पक्ष सही नहीं माना और उसे खारिज कर दिया। अप्रैल 2018 में सलमान खान ने ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चुनौती दी थी। उसके बाद वे एक बार फिर कोर्ट में पेश हुए। 2.5 साल की इस अवधि में इसके अलावा प्रत्येक पेशी पर वे किसी न किसी कारण से हाजिरी माफी लेते रहे। करीब 16 बार वे हाजिरी माफी का लाभ ले चुके हैं। कोरोना काल में उनकी पहली पेशी 18 अप्रैल को, दूसरी 4 जून को, तीसरी पेशी 16 जुलाई को, चौथी 14 व 5वीं 28 सितंबर को और छठी पेशी आज 1 दिसंबर को और आज एक बार फिर 16 जनवरी को सलमान की तरफ से कोरोना के नाम पर हाजिरी माफी मांगी गई है। उधर गुजरात भाजपा ने निकाय चुनाव के लिए दावेदारी पेश कर रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी सोनल मोदी को टिकट देने से इनकार कर दिया है। सोनल ने अहमदाबाद नगर निगम से टिकट मांगा था। पार्टी का कहना है कि नए नियमों के मुताबिक बड़े नेताओं के रिश्तेदारों को आगामी चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। इसके तहत ही सोनल को टिकट नहीं दिया गया और गुजरात में फरवरी के आखिरी में निकाय चुनाव होने हैं। सोनल प्रधानमंत्री के बड़े भाई
प्रहलाद मोदी की बेटी है और जो गुजरात उचित मूल्य दुकान संघ के अध्यक्ष भी हैं। सोनल ने मंगलवार को मीडिया से कहा था कि उन्होंने अहमदाबाद नगर निगम के बोधक देव वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए भाजपा से टिकट मांगा है। भाजपा ने गुरुवार को अपने कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी की तो उसमें सोनल का नाम नहीं था। गुजरात भाजपा के अध्यक्ष CR पाटिल ने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां नियम सबके लिए बराबर है। ये फैसला पार्टी के लिए नए नियमों के तहत ही लिया गया है, जिनमें भाजपा नेताओं के रिश्तेदारों को चुनाव लड़ने का टिकट नहीं देने का फैसला किया था। दूसरी तरफ सोनल मोदी का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री की भतीजी होने के नाते नहीं बल्कि भाजपा कार्यकर्ता की हैसियत से टिकट मांगा था। उधर कोटा एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी ने SDM के सूचना सहायक व दलाल को ट्रैप किया है। आरोपियों ने आवाप्ती की जमीन की मुआवजा राशि जारी करने का फैसला परिवादी के हक में करने के एवज में 4 लाख की रिश्वत मांगी थी, जिस पर एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। SDM के सूचना सहायक एकांत व दलाल बलराम को 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मामले में SDM मुख्यालय का सूचना सहायक दीपक फरार हो गया। एसीबी रिश्वत के मामले में SDM लाडपुरा दीपक मित्तल व ACM बालकृष्ण तिवारी की भूमिका संदिग्ध मान रही है। परिवादी हेमराज की गोपालपुरा बिलखेड़ी में संयुक्त खाते की कृषि भूमि है, जिसमें उसके चाचा के लड़के जमुनालाल का भी हिस्सा है। इस जमीन विभाजन का वाद साल 2009 से न्यायालय सहायक कलेक्टर मुख्यालय SCM में लगाया था। 8.5 बीघा जमीन दिल्ली मुंबई हाईवे के लिए आवाप्त की गई थी। इसका 2 करोड़ का मुआवजा साल 2019 में स्वीकृत हुआ था। इस बाद निर्णय के अनुसार ये मुआवजा सभी खातेदारों को मिलना था, जिस पर SDM दीपक मित्तल ने सूचना सहायक एकांत से मिलने को कहा। एकांत से मिलने पर उसने गाँव के ही बलराम मीणा से मिलने की बात कही। जब वो बलराम से मिला तो उसने मुआवजा राशि सोमवार तक रोकने के लिए 1 लाख रुपए एकांत को देने की बात कही। परिवादी रिश्वत नहीं देना चाहता था। परिवादी ने एसीबी में शिकायत दी। इसके बाद ट्रेप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आरोपी सूचना सहायक एकांत ने बलराम को रिश्वत की राशि लेकर तेगड़ा अक्षरधाम कॉलोनी के पास बुलाया। एकांत ने रिश्वत की राशि मिलने के बाद SCM की सूचना सहायक दीपक रघुवंशी व SDM दीपक मित्तल से फोन पर बात की। एसीबी की टीम ने दोनों को रंगे हाथों 1 लाख की रिश्वत रकम के साथ पकड़ा। एडिशनल SP ठाकुर चंद्रशील ने बताया कि मामले में SDM दीपक मित्तल, सहायक कलेक्टर मुख्यालय बालकृष्ण तिवारी, सूचना सहायक दीपक रघुवंशी, विनय चतुर्वेदी, नायब तहसीलदार मंडाना की भूमिका पूर्व में भी ली गई है। रिश्वत पर बरामद रिश्वत की प्रथम दृष्टया प्रकट हुई, इनके खिलाफ जांच की जा रही है। सत्यापन सूचना सहायक हैं एकांत, इनका सत्यापन हुआ दलाल बलराम के जरिए और उस सत्यापन में 1 लाख रुपए की मांग की गई। इसके अतिरिक्त जो ACM में बाबू है दीपक रघुवंशी ACM ऑफिस में, उसका भी सत्यापन हुआ। एकांत जो है वो SDM ऑफिस में सूचना सहायक है और दीपक रघुवंशी जो है ACM ऑफिस में सूचना सहायक है। दोनों के सत्यापन में दीपक रघुवंशी ने भी 5 लाख रुपए प्राप्त करना और 3 लाख रुपए ACM को देना बताया। तो इन दोनों के सत्यापन के पश्चात इसको पकड़ा गया है, दलाल को पकड़ा गया और साथ में एकांत जो सूचना सहायक है, इन दोनों को पकड़ा गया। फिलहाल देश प्रदेश की खबरों में इतना ही। आप दीजिए निशा को इजाजत। STN टुडे टीम की ओर से नमस्कार।